हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 5 to 7 लेसन का शॉर्ट और लॉन्ग देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग 1 to 4 यानी यूनिट 1 देखे थे। आज हम लोग यूनिट 2 के ऊपर चलेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जल्द से जल्द सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आ सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, आज हम लोग 5 to 7 है ना, 5 to 7 लेसन को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका आनुवांशिकता और क्रम विकास, आनुवांशिकता और क्रम विकास, ये यूनिट का नाम है। आनुवांशिकता और क्रम विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर हैं, 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 इस यूनिट के अंदर आने वाले चैप्टर्स हैं। तो उन सभी में लगभग 25 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम आज आप लोगों के सामने ये सेशन लेकर के आए हैं। तो आप सभी लोग लाइव रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। बोलता है इमेस्कुलेशन क्या है। बाबू रे, इमेस्कुलेशन अगर पूछा गया हो तो ऐसा मत समझ लेना कि इमेस्कुलेशन ही एक चीज, एक वर्ड है जो कि पूछा जा सकता है। नहीं, इमेस्कुलेशन के स्थान पर आपसे पूछेगा विपुंसन क्या है ना, विपुंसन क्या है। यहां पर आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हो, थोड़ा सा दिमाग चेंज हो जाता है कि सर विपुंसन क्या है। तो ये विपुंसन हिंदी वर्ड है बाबू, और इसी का इंग्लिश वर्ड होता है इमेस्कुलेशन, है ना, जिसको यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी को मिला करके लिखा गया वर्ड इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है। ठीक है, तो यह है इमेस्कुलेशन। देखिए, इमेस्कुलेशन में बोला जाता है कि जब द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग को काट करके हटा दिया जाए, अर्थात पुंकेसर को काट करके हटा दिया जाए, तो यह प्रक्रिया इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहलाता है। कहानी समझ में आ गई। जब द्विलिंगी पुष्प से नर जननांग को काट करके हटा देंगे तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, इमेस्कुलेशन कहलाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, पृथक्करण एवं बीज संयोजन का सिद्धांत क्या है। पृथक्करण एवं बीज संयोजन का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को बाबू रे हम युग्मक शुद्धता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, युग्मक शुद्धता का सिद्धांत, शुद्धता का सिद्धांत। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। पृथक्करण एवं बीज संयोजन का जो सिद्धांत है, इसे हम युग्मक शुद्धता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत F1 पीढ़ी में प्राप्त मिश्रित गुण F2 पीढ़ी में अलग होकर के शुद्ध हो जाते हैं। F1 पीढ़ी में, जैसे कि अगर हम यहां पर एक क्रॉस के द्वारा हम आपको बताएं तो देखिए, एक क्रॉस हम ले लेते हैं, लंबा और नाटा के बीच में हम क्रॉस करवा देते हैं। तो अगर यहां पे हम क्रॉस करवा करके F1 जनरेशन अगर हम प्राप्त करेंगे तो F1 जनरेशन में हमको क्या हो रहा है, हमको मिल तो रहा है लंबा, इसका फिनोटिपिक जो कैरेक्टर है वो तो लंबा है, लेकिन इसके क्रोमोजोम क्या है, मिश्रित हैं। लंबा का भी क्रोमोजोम है और नाटा का भी क्रोमोजोम है, इसलिए हम इसको मिश्रित गुण वाले कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म। ये हमारा F1 जनरेशन हो गया। और जब यह आगे जाता है, F2 जनरेशन में जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब हम इसको अब यहां पे क्रॉस करवाएंगे तो यहां पर देखिए ये दोनों अलग हो जाते हैं, है ना, स्मॉल टी। इसके बाद फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और फिर से यहां से आ जाइए, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से हमको जीनोटिपिक रेशियो मिलता है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो मिलता है 3:1, है ना। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं, एक जो है पूर्ण अप्रभावी और एक पूर्ण प्रभावी, यानी एक शुद्ध प्रभावी और एक शुद्ध अप्रभावी हमको प्राप्त हुआ। इस क्रिया को ही हम कहते हैं युग्मक शुद्धता का नियम या पृथक्करण और विसंयोजन का नियम। F1 पीढ़ी में हमको क्या मिले थे, मिश्रण, और F2 जनरेशन में आकर के शुद्ध हो गए। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है।
वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन और वोवेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने यह कहा, सटन और वोवेरी ने कहा, क्या कहा कि क्रोमोसोम अपने अंदर उपस्थित कारक या जीन के कारण भी संयोजित होते हैं। अपने अंदर उपस्थित कारक, कारक कौन क्या है? कारक क्या है? जीन है। कारक क्या है? जीन है। इसके कारण ही बीज संयोजित यानी अलग होते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन है आपका, बहुविकल्पिता क्या है? इसे मानव रुधिर वर्ग द्वारा समझावे। बहुविकल्पिता, सबसे पहले बहुविकल्पिता की परिभाषा समझिए कि मल्टी एलेलिज्म किसे कहते हैं, है ना। मल्टी एलेलिज्म बहुविकल्पिता कहा जाता है जब किसी एक कैरेक्टर को एक से अधिक लोग क्या करें, उनको कंट्रोल करें। जैसे कि कोई संतान है, कोई बच्चा है, उसको डांटने के लिए उसके पिताजी भी हैं, माँ भी है, दादा भी है, दादी भी है, भाई भी है, बहन भी है। तो उसके एक शरारत को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे जीव, इतने सारे लोग हैं। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर किसी भी एक कैरेक्टर, जैसे कि हमारा जो कोई कैरेक्टर ऐसा है कि हम दिन में जो है कि नहीं सोते हैं, तो अगर दिन में नहीं सोना यह गुण हमारे अंदर है, तो इस गुण को जब एक से अधिक जीनों के द्वारा, एक से अधिक क्रोमोसोमों के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा तो दैट आर कॉल्ड मल्टी एलेलिज्म, बहुविकल्पिता। इसके बहुत सारे विकल्प हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर बच्चा कुछ बदमाशी किया, पिताजी भी डांट सकते हैं, माँ भी डांट सकती है, भाई भी डांट सकता है, दादाजी, मतलब जो देख लिए वही उसको डांट सकते हैं, वही उसको पीट सकते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मल्टी एलेलिज्म या बहुविकल्पिता। इसका मेन एग्जांपल हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रुधिर वर्ग। इसके अलावा एग्जांपल में मानव त्वचा रंग भी आता है, लेकिन मानव रुधिर वर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है। अब इसमें देखिए कैसे हम देखते हैं। देखिए, इसका खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, और यह कार्य जो है कहीं पर भी आपको डेट जो है इसका सेम नहीं मिलेगा। 1900 से 1902 के बीच में किया गया, है ना। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि एक्चुअली नहीं पता चलेगा। इसका रीजन है कि 1900 ईस्वी में 3 ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ का पता चला, और 1902 में चौथा ब्लड ग्रुप ए बी का पता चला। इसलिए रक्त समूह की अगर खोज की बात की जाती है तो यह होगा 1900 से 1902 के बीच। लेकिन अगर पूछ लिया ब्लड ग्रुप ए की खोज कब हुई थी तो यह 1900 होगा, ब्लड ग्रुप बी 1900 होगा, ब्लड ग्रुप ओ 1900 होगा, और ए बी अगर पूछा तो 1902 होगा। क्लियर? कार्ल लैंडस्टीनर ने इस ब्लड ग्रुप की खोज की थी, है ना। यह 4 होते हैं, ए बी और ओ। इसका जो विभाजन है, इसका जो बंटवारा है, वह एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया गया है। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया गया है, ठीक है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी पर प्रभावी होते हैं, ठीक है। आइए देखिए किस प्रकार से इसे विभाजित किया गया। देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्योंकि प्रभावी है इसलिए ब्लड एंटीजन ए होगा, और ए के साथ ए एंटीजन नहीं आ सकता है। ए के साथ ए एंटीजन नहीं आ सकता है। अगर ए एंटीजन आएगा तो ब्लड क्लॉट करेगा, ठीक है। इसलिए यहां पे बी एंटीबॉडी आता है। बी ब्लड ग्रुप के लिए बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी। ए बी के लिए ए बी एंटीजन दोनों और एंटीबॉडी अब्सेंट होगा। ओ ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन अब्सेंट होगा और एंटीबॉडी दोनों उपस्थित रहेंगे। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखोगे। ए बी और ओ से ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ में होगा, ब्लड ग्रुप ए बी में होगा, सिचुएशन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां पर इसको हम यूनिवर्सल डोनर और इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, ठीक है। ये इनके पेरेंट्स के जीन हैं। इसको अगर आप लोग याद रखते हो तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि पिता का ब्लड ग्रुप ओ, माता का ब्लड ग्रुप बी, तो शिशु का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस तरह से यहां से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर ध्यान में रखते हो तो यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सहलग्नता एवं क्रॉसिंग ओवर या सहलग्नता एवं विनिमय, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या है ना। जब बोलता है कि एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जब बिना अलग हुए
अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है तो इसको हम लिंकेज या संलग्नता कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब हो गया कि एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन हाँ बिना अलग हुए जब अगली पीढ़ी में चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? संलग्नता कहते हैं। दैट फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ, तो ये दोनों अलग नहीं हो सकते, ये दोनों क्या रहेंगे? साथ ही रहेंगे, है ना। तो अगर अपने घर से निकल करके दूसरे के घर में जाना है तो वैसी स्थिति में भी यह दोनों साथ ही चले जाएं और हमेशा साथ ही कहीं भी चलें, तो दैट आर कॉल्ड लिंकेज। इसी को हम लिंकेज कहते हैं। वही चीज यहां बताया गया कि अगर कोई चीज, है ना, अगर कोई चीज, है ना, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई जीन जो है कि बिना अलग हुए, यानी वाइफ के तरह बिना अलग हुए एक घर से दूसरे घर में हम चले गए, इसी को हम कहेंगे संलग्नता। और दूसरा बोलता है क्रॉसिंग ओवर, है ना। दूसरा क्या है जी? दूसरा है आपका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? देखिए, क्रॉसिंग ओवर कहता है कि संलग्न जीन जो अलग नहीं हुए थे, साथ में ही गए थे, संलग्न जीन पुनः संगठन की प्रक्रिया में विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, है ना, संगठन की प्रक्रिया करता है, वह विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। कहने का मतलब यह हो गया कि हस्बैंड वाइफ साथ तो निकले थे, दूसरे के घर में भी गए, तो वो लिंकेज था, लेकिन आने वक्त दोनों अलग अलग आए। दैट आर कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। इस क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? कैसल किया था। कैसल और मॉर्गन, मॉर्गन और कैसल, ये दो साइंटिस्ट मिलकर के क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रयोग किए थे 1912 ईस्वी में। इस चीज को आपको याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रथम प्रयोग मॉर्गन तथा कैसल नामक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, है ना, डाउन सिंड्रोम, है ना। इस चीज को आप लोग को भूलना नहीं है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों सिंड्रोम में से कोई एक सिंड्रोम डालता है, इस बार चांस बन रहा है डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी का एग्जांपल है। ट्राइजोमी यानी 2n+1, 2n+1 यानी 46+1 यानी 47। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 47। इज दैट क्लियर? इसका खोज जो है लैंगडन डाउन ने 1866 में किया था। इस सिंड्रोम को हम मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके रोगी का जो शिशु जो होते हैं, उनके सर गोल, जीभ मोटा, मुंह आंशिक रूप से खुला, मानसिक रूप से मतलब कि कमजोर, हृदय रोग, मतलब दुनिया का जितना रोग है सब इसमें आता है ना। बात समझ में आ गई? इस रोग के रोगी को हम मंगोलियन जैसे दिखते हैं, इसलिए मंगोलियन सिंड्रोम कहा जाता है। यह लगभग 8 से 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहते हैं, इसके बाद ये समाप्त। एक चीज और आपको इसमें ध्यान देने वाला बात है, एक चीज और आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि ट्राइजोमी जो होता है इसमें एक 21th पेयर में होता है ना। 21th पेयर में क्या होता है? ट्राइजोमी होता है। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, है ना। चलिए देखिए, आगे पूछता है मेंडल की सफलता का कारण को लिखे। मेंडल की सफलता के कारण को लिखे। मेंडल का क्या सफलता का कारण क्या था? देखिए, मेंडल की सफलता का कारण बहुत सारा था, है ना। जिसमें सबसे पहला कारण यह था कि उन्होंने अपने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, जिसमें 7 को विपरीत गुण होता है, 7 विपरीत गुण, गोल झुर्रीदार बीज, है ना, गोल तथा झुर्रीदार बीज, पीले तथा हरे बीज, बैंगनी तथा सफेद फूल, पीली तथा चपटी फली, हरी तथा पीली फली, है ना, अक्षय तथा शीर्षस्थ फूल और लंबे तथा बौने पौधे। एक चीज आपको यहां ध्यान देने वाली चीज है, हरा रंग और पीला रंग, हरा रंग और पीला रंग। हरा रंग जो है प्रभावी है फली में, हरा रंग प्रभावी किसमें है? फली में। और पीला रंग प्रभावी है बीज में। याद रखिएगा, पूछता है कि हरा रंग प्रभावी है किस चीज में? तो हरा रंग प्रभावी है फली में, और पीला रंग प्रभावी है
तो बीज में। हरा रंग अप्रभावी है बीज में, पीला रंग अप्रभावी है फली में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे स्वपरागन को रोका गया, परपरागन की क्रियाएं कराई गई, है ना। मटर के पौधे में इमेस्कुलेशन करवाया गया, है ना। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए, पादप प्रजनन में उत्परिवर्तन की भूमिका को दर्शाएं। पादप प्रजनन में उत्परिवर्तन की, पादप प्रजनन जैसे ही हो यानी हाइब्रिड, पादप के हाइब्रिड में उत्परिवर्तन की क्या भूमिका है। पादप के विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका देखिए क्या है। मैक्सिकन प्रजाति के से उत्परिवर्तन के द्वारा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने शरबती सोनोरा नामक गेहूं की प्रजाति का विकास किया, जिसमें प्रोटीन लेवल 9 to 14% क्या हो गई, बढ़ गई। इसके अलावा रेमियाई धान का उत्पादन गामा किरण से किया गया है ना, जो कि उच्च गुणवत्ता वाला है। आगे अरुणा नामक अंडी को भी उत्परिवर्तन के द्वारा ही विकसित किया गया, जिससे तेल की अधिक प्राप्ति होती है। इसी तरह से लगभग 150 ऐसी प्रजातियां हैं जिसका कि उत्परिवर्तन के द्वारा विकास किया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे आ जाइए। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 का जो भी आपका क्वेश्चन था वो आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 में है। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? देखिए न्यूक्लियोसोम क्या है, बोलता है केंद्रक के भीतर, केंद्रक के अंदर डीएनए पर ऋण आवेश, डीएनए जो है इस टाइप का, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए में है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनिक क्षार, नाइट्रोजनिक क्षार के कारण इस पर ऋण आवेश होता है। और प्रोटीन में है सल्फर, इसलिए इस पर होता है धन आवेश, है ना। तो इस धन आवेश और ऋण आवेश के कारण क्या होता है कि प्रोटीन के ऊपर डीएनए अट्रैक्ट होता है। तो किस प्रोटीन को यहां पर यूज में लिया जाता है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर, हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें H2A, H2B, H3 और H4 के 2-2 अणु, जब इन चारों के 2-2 अणु मिलेंगे तो 2 चौके 8, टोटल अणु 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टा, यानी हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन अष्टक का निर्माण होता है। और इस हिस्टोन अष्टक के ऊपर डीएनए का एक कुंडली इस तरह से कुंडलित हो जाता है। बाकी बचा जो H1 प्रोटीन है, इन दोनों छोर को बांध देता है। इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। इसी न्यूक्लियोसोम के रूप में यह क्या रहता है? केंद्रक के अंदर मौजूद रहता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत क्या है। देखिए एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, इसको कवक न्यूरोस्पोरा, किस कवक के ऊपर? न्यूरोस्पोरा कवक के ऊपर प्रयोग करके दिया गया था। इसको देने वाले थे बीडल और टैटम, बीडल एवं टैटम नामक वैज्ञानिक इस चीज को देने वाले थे, है ना। प्रयोग करके यह बातें कही गई कि एक एंजाइम का संश्लेषण एक जीन के द्वारा होता है ना, एक जीन के द्वारा होता है, यानी एक एंजाइम के संश्लेषण के लिए यूनिक जीन जिम्मेदार है। अगर मान के चलिए कि ए एंजाइम का संश्लेषण होना है तो ए एंजाइम ए जीन के द्वारा ही संश्लेषित होगा, है ना। इस सिद्धांत को आगे जाकर के एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत कहा गया, जिसे बाद में बदल करके एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड सिद्धांत भी कहा गया। यानी एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बोल दे या एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड सिद्धांत बोल दे, दोनों बात सेम। ठीक है। जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, इसके उपयोग को लिखें, है ना। देखिए जेनेटिक कोड जो है यह 3 नाइट्रोजनिक क्षार से, 3 नाइट्रोजनिक क्षार का वह समूह है, 3 नाइट्रोजनिक क्षार का वह समूह है जो प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को निश्चित करता है ना। इसी को हम आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। इसका खोज नीरेनबर्ग, हरिगोविंद खुराना और मैथेई नामक 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। क्लियर है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, साउदर्न ब्लॉटिंग विधि क्या है, या इसी को हम दक्षिणी शोखता नियम कहते हैं। दक्षिणी शोखता नियम बोलता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद प्राप्त डीएनए को एक धागीय संरचना को जेल सहित, एगारोज जेल सहित नायलॉन झिल्ली या नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली
पर स्थानांतरित किया जाता है, जिसके बाद झिल्ली के द्वारा जेल को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि डीएनए के टुकड़े साफ साफ, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जब हम डीएनए के टुकड़े को साफ साफ देखते हैं तो यह, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग, दक्षिणी शोखता नियम, है ना, दक्षिणी शोखता विधि। क्लियर। वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना का विवरण दे। है वाटसन और क्रिक, यह जो है वाटसन और क्रिक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के छात्र हैं, जिनके गुरु चारगैफ, इरिक वॉन चारगैफ के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने सिद्धांत दिया था A=T एंड G=C का सिद्धांत किनका था? चारगैफ का था। तो इन्हीं के सिद्धांत को आधार मान करके 1953 में 1953 में डीएनए अणु की रचना दी गई, जो निम्न है ना। देखिए क्या बोलता है कि यह अणु के दो पूरक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। दो पूरक यानी एक दूसरे के अटूट बंधन से बंधा हुआ, ये है ना, दो पूरक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जो सर्पिलाकार कुंडलित है, यानी इस तरह से कुंडलित है, इस टाइप से, है ना। दूसरा बोलता है बाहर के तरफ फॉस्फेट और शर्करा, बाहर के तरफ फॉस्फेट और शर्करा यानी फॉस्फेट प्लस शुगर होता है, और बीच में नाइट्रोजनिक क्षार, यानी बीच में एनबी रहेगा और इधर से भी शुगर और फॉस्फेट रहेगा। तो एनबी के दो अणु होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड श्रृंखला दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 5' to 3' से जुड़ी होती है, यानी जितना भी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होगा, इसके ऊपर के तरफ, शुगर में ऊपर के तरफ 5', पांचवा कार्बन, यानी देखिए जब डीऑक्सीराइबोज का जब बनता है ना, तो इस तरह से बनता है इसका स्ट्रक्चर, है ना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, यहां पर आएगा, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन, ठीक है। तो यहां से एक स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5। पांचवा कार्बन अगर ऊपर जुड़ा तो तीसरा कार्बन नीचे जुड़ेगा, तीसरा कार्बन नीचे जुड़ा, तीसरा कार्बन अगर ऊपर जुड़ा तो पांचवा कार्बन नीचे को जुड़ेगा। इसकी कुंडली हमेशा दक्षिणावर्त यानी दाहिने तरफ से होगा, है ना। इसमें A बराबर T और G बराबर C होता है। यहां पे बराबर लिखने का बात नहीं है, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, इस कड़ी में A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड C होता है, ठीक है। आगे बोलता है इनके कड़ी में बाहर के स्ट्रैंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हम पहले बताए कि एक स्ट्रैंड 5' to 3' की तरफ होगा, तो दूसरा 3' to 5', है ना। ग्लूकोज, सॉरी, इसका राइबोज, डीऑक्सीराइबोज का जो स्ट्रक्चर होगा वो उल्टा हो जाएगा। कुंडली हम के एक पूर्ण घुमाव में 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। कुंडली का एक पूर्ण घुमाव 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम का होगा, और एक घुमाव में 10 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34/10, 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम, है ना। दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन को समझावे, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन इस क्रिया में डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से एमआरएनए या डीएनए से आरएनए के निर्माण को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह क्रिया मुख्यतः 3 चरण में होता है। पहला है प्रमोटर से बंधन तथा अणु का डीएनए अणु का आरएनए के प्रारंभिक अणु का संश्लेषण, ठीक है। दूसरा है आरएनए के लंबाई में वृद्धि। तीसरा है प्रतिलेखन की समाप्ति।
ये 3 चरण में होगा। और ट्रांसलेशन में क्या होता है जी? ट्रांसलेशन में होता है एम आरएनए से टीआरएनए का निर्माण, यानी मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए का निर्माण होता है। यह 6 चरण में पूरा होता है। पहला है आपका एम आरएनए का 30S राइबोसोम से जुड़ना। राइबोसोम का सबसे छोटा सब यूनिट 30S राइबोसोम, यस यानी अज़वेटबर्ग। एमिनो अम्ल क्या? सक्रिय एमिनो अम्ल सक्रिय होगा। सक्रिय एमिनो अम्ल का टीआरएनए पर स्थानांतरण। उसके बाद है पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण का आरंभन, पॉलीपेप्टाइड चेन का आरंभन। इसके बाद है पॉलीपेप्टाइड चेन की लंबाई में वृद्धि, और सबसे लास्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन का समापन। इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 7 है ना, लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 में है आपका ऑक्सीजन क्रांति क्या है। ऑक्सीजन क्रांति क्या है? ऑक्सीजन क्रांति किसे कहते हैं? देखिए, जीवन जिस समय उत्पन्न हो रहा था पृथ्वी पर, उस समय सबसे पहले आया था सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव के बाद आया पादप। पादप जब आए तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने लगे और ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। इस तरह से उस समय एकाएक वायुमंडल में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। वही जो एकाएक वृद्धि हुई ऑक्सीजन की, उसी को हम ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जाने। क्लियर? आगे आपका जात्यावृत्त का नियम क्या है? जात्यावृत्त का नियम, देखिए जात्यावृत्त का नियम जो है E.H. हैकेल के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार कहा जाता है कि जब कोई शिशु का विकास होता है, जब कोई बच्चा जो है बड़ा होता है, तो वह अपने हर एक उस स्तर से गुजरता है जिस स्तर से उसके पूर्वज, यानी हम लोग जिस स्तर से गुजरे हैं उसी स्तर से हमारा पुत्र भी हम उसी स्तर से विकास करेगा। ठीक है, आगे जाकर के उसका कैरेक्टर चेंज हो जाए, लेकिन विकास का स्तर वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं? बोलता है एक भूभौगोलिक क्षेत्र, जैसे भारत का हम बात कर लें, भारत के क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आबादी चली जाए तो इसी को हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। एक भूभौगोलिक क्षेत्र से विभिन्न प्रजातियों का विकास होकर अलग अलग क्षेत्र में फैलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। आगे है आपका जीन अभिगमन से आप क्या समझते हैं? है ना, जीन अभिगमन या इसी को हम जीन फ्लो कहते हैं। जीन फ्लो है ना, जीन का बहाव। ठीक है, बोलता है जब जीव की कुछ आबादी अपने मूल आबादी से अलग होकर के इस प्रक्रिया में जीनों का आदान प्रदान करते हैं, यही जो क्रिया है जीन अभिगमन या जीन फ्लो के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? आगे है आपका हार्डी वेनबर्ग संतुलन क्या है? देखिए, हार्डी और वेनबर्ग दोनों 2 साइंटिस्ट थे, है ना। हार्डी जो थे यह ब्रिटेन के क्या थे? जर्मन वैज्ञानिक हार्डी वेनबर्ग, है ना, ब्रिटेन के गणित शास्त्री थे हार्डी, और जर्मनी के पदार्थ वैज्ञानिक थे वेनबर्ग। इन्होंने 1908 ईस्वी में अपने सिद्धांत को एक गणितीय फॉर्मूला P + Q का होल स्क्वायर बराबर P² + 2PQ + Q² पर प्रतिपादित किया। इनका कहना था कि अगर किसी एक पक्ष में बदलाव होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बदल जाता है, यानी अगर किसी एक पक्ष में बदलाव नहीं हुआ तो दूसरा पक्ष नहीं बदलेगा, और बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे पक्ष से होती है। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे पक्ष से होगी, बड़ा पक्ष अपने आप बदल जाएगा, और यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक पक्ष बदलेगा तो दूसरा पक्ष बदल के ही रहेगा, इसमें नो डाउट। इज दैट क्लियर? आगे उपार्जित लक्षण का नियम, है ना, उपार्जित लक्षण का नियम, उपयोगी तथा अनुपयोगी अंग का नियम या लामार्कवाद किसे कहते हैं? लामार्कवाद, लामार्क के द्वारा दिए गए नियम को ही हम लामार्कवाद कहते हैं। इसे हम 4 स्तंभीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखिए, लामार्क ने अपने सिद्धांत को
अपने पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजी, जैविक दर्शन, इसका हिंदी अर्थ हो गया जैविक दर्शन में 1809 में प्रकाशित करवाया, है ना, जिसे लामार्कवाद का नाम दिया गया। इसे यह जो है 4 भाग में होता है। देखिए 4 भाग इसका क्या क्या है, 4 पिलर क्या है। पहला है आकार में वृद्धि, जीव अपनी क्षमता के अनुसार अपने आकार में वृद्धि करता है। प्रकृति का सीधा प्रभाव, जहां हम रह रहे हैं आस पड़ोस के जो भी मतलब कि इन्वायरमेंट के जो भी कैरेक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेज आ रहे हैं, उनका हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे है उपार्जित लक्षण की वंशागति, जो हमने एक्वायर्ड किया, इन्वायरमेंट से एक्वायर्ड किया या किसी अलग अलग परिस्थितियों से हमने जो एक्वायर्ड किया है, उस एक्वायर्ड जो हम लक्षण किए हैं वो अगले वंश में जाएगा। क्लियर है, अगले वंश में वो क्या होगा, जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा मानव विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मानव विकास है ना, हमारा जो मानव का विकास है उसका हमको संक्षिप्त विवरण देना है। देखिए मानव जो है, सबसे पहला मानव 15 मिलियन वर्ष पहले रामापिथेकस के रूप में और ड्रायोपिथेकस के रूप में आया था। यह दोनों नर वानर थे, है ना, पृथ्वी पर आए। इसके बाद 5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर लीमर आया, जिसका नाक और मुंह आगे की ओर निकला हुआ था, उभरा हुआ था। 2 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पृथ्वी पर आया, है ना, जो कि दिखने में मानव के जैसा लग रहा था, है ना, मानव के जैसा लग रहा था। इसके बाद होमो हैबिलिस आए, जो कि शाकाहारी थे, है ना। इनके मस्तिष्क का आयतन 650 से 800 सीसी था। जावा में 1991 में कुछ जीवाश्म मिले, जो कि 1.5 मिलियन वर्ष पुराना है। यह होमो इरेक्टस कहा गया। यह इनके मस्तिष्क का आयतन 900 सीसी था। इसके बाद 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले हमारा निएंडरथाल आया था, जिसके मस्तिष्क का आयतन 1400 सीसी था। यह मृत व्यक्तियों को क्या करता था, जमीन में गाड़ता था, है ना। इसके बाद बोलता है कि 2 लाख वर्ष पहले आज का मानव, आधुनिक मानव इस पृथ्वी पर आया, जिसके मस्तिष्क का वजन 2500 सीसी, मस्तिष्क का आयतन 2500 सीसी और मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम था। आज के मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है ना। तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन हम आपको सजेस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डार्विनवाद, है ना। डार्विनवाद को देख लीजिए। डार्विनवाद को हम पंचस्तंभीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और फिगर है जो कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, या आप उसको डीएनए का द्विगुणन अवस्था, ये 2 फिगर हो गए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल और डीएनए के द्विगुणन अवस्था। इसका आप लोग फिगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसके अलावा 3 क्वेश्चंस और आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इस तरह का जो भी पीडीएफ नोट्स है वो अगर आप लोग लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप हमारा इस हेल्पलाइन नंबर पे, यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। इसको आप लोग नोट कर लो, इस पे कांटेक्ट कीजिए। आपको पीडीएफ के रूप में ये टोटल नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।